हुआ है और अपन अभी बात करेंगे। यहाँ हालांकि लिखने की आवश्यकता नहीं है। शब्द विचार, ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ शब्द विचार में। जब मैंने सिलेबस के ऊपर डिस्कस किया था तब मैंने बात की थी कि शब्दों को मुख्य रूप से 4 भागों में वर्गीकृत किया है। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? 4, तत्सम, तद्भव, देशज और अर्थ के आधार पर 2, सार्थक और निरर्थक। वाक्य में प्रयोग के आधार पर 2, विकारी और अविकारी। और रचना, बनावट और संरचना के आधार पे 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। जब संधि की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए कि संधि में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो कौन से शब्दों के अंतर्गत अपन इनको पढ़ते हैं? यौगिक शब्द। यौगिक शब्दों की जो रचना होती है वह 2 शब्दों से मिलकर होती है और वे 2 शब्द कौन से होते हैं? रूढ़। 2 रूढ़ शब्द। रूढ़ का मतलब ही है एक ऐसा सार्थक शब्द जिसके टुकड़े करने पर, खंड करने पर उसका अर्थ नहीं रहता। किनका? खंडों का, टुकड़ों का। अगर टुकड़ों का अर्थ होता है तो इसका मतलब है वो यौगिक शब्द हो जाए। तो व्याकरण में संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय ये यौगिक शब्दों के अंतर्गत अपन अध्ययन करते हैं। इतनी बात विस्तार से अपन ने प्रारंभ की क्लास में की थी। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। वर्ण और ध्वनि परिचय। जब संधि पढ़ते हैं तब आपको वर्णों का ज्ञान होना जरूरी है। अब वर्णों का ज्ञान भी मैंने आपको पर्याप्त करवा दिया है। मूलतः अगर देखा जाए तो हमारे हिंदी में कितने वर्ण हैं? संख्या बताओ। 44। ध्वनियाँ कितनी हैं? 46। वर्णों को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। और ध्वनियों को कितने रूप में बांटा? 3 रूप में। कौन कौन से? स्वर ध्वनि, व्यंजन ध्वनि और अयोगवा ध्वनि। इनको भिन्न भिन्न रूप में अपन ने विस्तार से वर्गीकरण किया। तो स्वर ध्वनि की संख्या कितनी है? 11, व्यंजन की 33, अयोगवा 2। अब संधि पढ़ेंगे तब अगर स्वर परस्पर मिलकर के विकार होता है तो उसको अपन स्वर संधि कहेंगे। स्वर के साथ, व्यंजन के साथ में स्वर या व्यंजन का मुख्य रूप से मेल होता है और विकार हो जाता है तो व्यंजन संधि। और विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से विकार होता है तो वह विसर्ग संधि के अंतर्गत पढ़ेंगे। हालांकि पूरा ज्ञान है तो यहाँ जो संधि अपन पढ़ेंगे तो उसमें ये 46 ध्वनियाँ काम में आएगी। 46 ध्वनियाँ आपके ध्यान में हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिर वर्गीकरण के हिसाब से भी अपन अलग अलग लेंगे। और मुख्य रूप से नियमों में यहाँ घोष वर्ण के बारे में एक प्रचलित शब्द है घोष या अघोष। तो घोष में आपको पता है कि सभी स्वर है वो क्या है? घोष है, मतलब इनमें गूंज होती है, कंपन होता है। फिर वर्ग का 3रा, 4था और 5वां वर्ण क्या है? घोष है। अंतस्थ चारों ही और साथ में क्या है? घोष है। तो व्यंजन संधि में मुख्य रूप से इनकी बात करेंगे, स्वर संधि में स्वरों की बात करेंगे और विसर्ग में सभी वर्णों की बात हो जाएगी एक अनुस्वार को छोड़कर। फिर आ जाता है संधि प्रकरण। अब इसको आप हेडिंग भी लगा सकते हो, संधि प्रकरण, नए पेज के साथ में। अब अपन बात करेंगे कि जब आप संधि को पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें आपको पहले से ही समझ विकसित है कि संधि वास्तव में अपन को क्या क्या ध्यान रखना, क्या समझना है। इसके शब्द को लेकर के अपन बात करते हैं कि ये संधि शब्द है, ये शब्द बना कैसे है। संधि शब्द समधन दी से बना है। इसका मतलब ये होता है कि इस शब्द की बनावट हुई है, रचना हुई है, संरचना हुई है। तो इस हिसाब से इसमें कौन सा नियम लागू हुआ? यौगिक शब्द है, ये दोनों का टुकड़ा हो रहा है और दोनों का अर्थ भी है, तो इसका मतलब ये यौगिक शब्द है। अब यौगिक शब्द है तो ये कौन सी प्रक्रिया के तहत बना है? समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखनी। एग्जाम में आता है कि इनमें से किस विकल्प में जो शब्द दिया गया है उसमें संधि और समास दोनों हैं, उपसर्ग और संधि दोनों का प्रयोग हुआ इस प्रकार से।
तो मैं कहूं कि इसमें उपसर्ग है, उपसर्ग लगा हुआ है, लगा हुआ है नहीं, लगा हुआ है, और संधि के नियम के तहत ये अनुस्वार बन जाता है। तो उपसर्ग और संधि यहाँ दोनों नियम काम कर रहे हैं। अधिकांश उदाहरण संधि में ऐसे होंगे जहाँ आपको उपसर्ग भी मिल जाएगा। अब उपसर्ग को आप संधि से अगर जोड़ें तो इसका मतलब है कि संधि में ये क्या है, प्रथम पद, और ये है द्वितीय पद। प्रथम पद क्या होना चाहिए? पहली बात है कि वो सार्थक होना चाहिए, उसका अर्थ निकलना चाहिए। दूसरा पद भी क्या होना चाहिए? सार्थक। अब रूढ़ शब्द किसी अर्थ के लिए निश्चित होता है, मतलब किसी शब्द का अर्थ बताता है, मतलब कोई भी वस्तु है, पदार्थ है, उसका ज्ञान कराता है। लेकिन यह जो सम है इसका मतलब होता है बराबर या अच्छी तरह, अच्छी प्रकार से। अब इसका अर्थ तो है लेकिन ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, ये किसी शब्द के साथ में लगकर ही प्रयोग होता है। तो ये शब्द नहीं है, तो क्या है? शब्दांश है। तो उपसर्ग और प्रत्यय क्या है? शब्दांश है। वो भी किसी शब्द के साथ में जुड़ करके नए अर्थ दे सकते हैं। तो एक चीज़ तो है कि संधि में रूढ़ शब्द भी मिल सकते हैं और शब्दांश भी मिल सकते हैं। जो शब्दांश होंगे वहाँ संधि के साथ साथ में उपसर्ग का नियम भी काम करेगा। हो सकता है कहीं संयोग भी कर ले, जैसे शब्दांश है, एक ये है स्व, यहाँ ये शब्दांश है, और एक लिख दिया आपने देश। अब क्या हो गया? स्वदेश। यहाँ कोई विकार हुआ, परिवर्तन हुआ, इनके आपस में विकार नहीं हुआ, तो यहाँ उपसर्ग के नियम के तहत यहाँ केवल ये संयोग है, मिल गए। लेकिन जैसे ही आपने आगत, अब इसका क्या हो जाएगा? स्वागत। यहाँ जो ये शब्द है ये उपसर्ग है, लेकिन यहाँ संधि का नियम भी काम करके ये से परिवर्तन, विकार आ गया, इसलिए ये हो गया स्वागत। तो यहाँ संधि और उपसर्ग के दोनों नियम काम कर रहे हैं, यहाँ केवल उपसर्ग ही है, संयोग ही है। तो इस प्रकार से एग्जाम में सवाल आते हैं कि इन किस एक में उपसर्ग और संधि दोनों हैं, किस में नहीं है, ऐसा ध्यान रखना है। अपन आगे भी इसका ध्यान रखेंगे। तो संधि शब्द शम दंधि से बना है, और सम का अर्थ क्या होता है? यहाँ अपन इस प्रकार से लेंगे, अच्छी तरह से। धी का मतलब क्या होता है? यहाँ रखना है, और भी कहीं पयोधी, धारण करना भी होता है। यहाँ अपन लेंगे अर्थ रखना से। तो संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ, अच्छी तरह से पास पास रखना। किसको रखेंगे? हाँ, वर्णों या भले आप यहाँ ना लिखे, परस्पर देखो, समास में पढ़ेंगे शब्दों को पास पास बैठाना, और यहाँ है वर्णों को पास पास रखना। मतलब शब्द दूर दूर से उठा करके पास में बैठाएंगे, बीच में आए हुए शब्दों को अपन लोप कर देंगे। यहाँ जो पास पास में आई हुई दो ध्वनियाँ हैं उनको पास में करेंगे। और संधि और समास दोनों का एक काम है कि शब्द जो बड़े होते हैं उनको ये क्या कर दें? छोटे कर देते हैं। तो दोनों ही एक रूप में समान है, दोनों का काम संक्षिप्तीकरण ही है शब्दों का। लेकिन यहाँ जो संक्षिप्तीकरण होता है वो वर्णों, अक्षरों, ध्वनियों का होता है, समास में शब्दों का होता है। तो संधि के संबंध में आपसे पूछ ले कि संधि एक वर्ण स्तर की प्रक्रिया है, सही है। संधि एक अक्षर स्तर की प्रक्रिया है, सही है। संधि में दो ध्वनियों का मेल होता है, सही है। संधि में दो शब्दों का मेल होता है, नहीं।
ठीक है, इस चीज़ का। हाँ, दो शब्दों का मेल होता है, लेकिन मेल होने से विकार आता है, वो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, द्वितीय शब्द की प्रारंभ की ध्वनि। इसलिए ये वर्ण, अक्षर और ध्वनि स्तर की प्रक्रिया है। अब इस प्रकार से ये शब्द लेने के बाद में अपन बात करेंगे परिभाषा की। परिभाषा, अगर संधि की बात करें तो दो वर्णों, ध्वनियों, अक्षरों के साथ में के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अब दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि दो रूढ़ शब्द जब आपस में मिलते हैं, क्या मिलते हैं? दो रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का मतलब होता है सार्थक शब्द। जब मिलते हैं तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय पद की प्रारंभ की ध्वनि में जो विकार आता है वही संधि है। विकार नहीं आता है तो संयोग है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो पहले ये परिभाषा ले लेते हैं कि दो रूढ़ शब्दों के मेल से प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि एवं आगे क्या लिखें? द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि में जो विकार आता है उसे संधि कहते हैं। अगर विकार नहीं है तो वह संधि न होकर संयोग है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे पान प्लस वाला, ये दो, ये एक प्रत्यय है वाला जिसका अर्थ होता है और पान भी है। तो ठीक है, अब इनके आपस में जुड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पान वाला। अब यहाँ ये संधि न होकर क्या है? संयोग है। इस प्रकार से आप विद्या प्लस आल्य, अब प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि, दूसरे शब्द की प्रारंभ की ध्वनि, यहाँ ये विकार होता है, वो आ हो जाता है विद्यालय। तो यहाँ ये जो प्रक्रिया हुई है वो किसकी हुई है? संधि। तो इसमें शर्त सहित क्या होता है? समझौता होता है। शर्त के साथ में समझौता। इस चीज में अपन और जोड़ देंगे कि संधि का अर्थ, संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़, मेल, या कह सकते हैं एक थोड़ा अनेकार्थी अर्थ ले तो समझौता भी होता है। जैसे प्राचीन समय में राजाओं के बीच में समझौते होते थे, उसमें क्या रहती थी? शर्त रहती थी। तो यहाँ पर भी शर्त है, उस नियम के तहत अगर हो रहा है तो है संधि। अगर नियम वहाँ काम नहीं कर रहा है तो संधि ना होकर के संयोग होगा। फिर संधि का विलोम शब्द क्या होता है? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। संधि का विपरीतार्थक विग्रह होगा। विग्रह का मतलब तोड़ना, संधि का मतलब जोड़ना। कहीं कहीं अगर विग्रह विकल्प में नहीं है तो फिर दूसरे नंबर पे आप विच्छेद कर सकते हो। तो अपन बात कर रहे थे संधि की परिभाषा की। ये एक समग्र रूप से बड़े स्तर की परिभाषा है। पूर्ण रूप से ये पूरे संधि को मोटे रूप से ये डिफाइन कर रही है, परिभाषित कर रही है कि दो रूढ़ शब्द का मतलब है दो सार्थक शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ हो, उनके मेल से जो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रारंभ की ध्वनि,
इसमें जो विकार आता है वही संधि है, अगर विकार नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? संयोग। इसके उदाहरण के माध्यम से अपन समझ रहे हैं। फिर एक और परिभाषा ले लेते हैं। अर्थात दो वर्णों, अक्षरों, ध्वनियों के परस्पर, परस्पर का मतलब क्या होता है? आपस में। इस शब्द में भी संधि है, बता सकते हो कि इस शब्द में कौन सी संधि है? परह धन पर, परस्पर। हाँ, मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। वर्ण, अक्षर और ध्वनि तीनों को ही साथ में इसलिए रख रहे हैं कि कहीं कहीं ये वर्ण का मतलब होता है। क्या ये वर्ण है? इसको आप वर्ण कहेंगे? वर्ण की परिभाषा क्या लिखवाई थी? भाषा की वह सबसे लघुतम इकाई जिसके टुकड़े या खंड नहीं हो, क्या कहलाती है? वर्ण। ये वर्ण है? नहीं है। फिर ये वर्ण है? ये वर्ण है, इसको वर्ण कहेंगे तो क्या कहेंगे? इसको अगर व्याकरण की भाषा इन तीनों में से नाम देंगे तो क्या देंगे? केवल इन तीनों में से ही मुझे चाहिए नाम। ध्वनि। तो ये ध्वनि के साथ में वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। विकार आएगा तो फिर ये वर्णों के साथ में अगर दूसरा शब्द मिल रहा है, विकार आ रहा है, और फिर ये वर्ण है, इसको क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे, क्योंकि इसका अक्षर का निर्माण ही दो वर्णों के मेल से होता है। तो इस प्रकार से अपन को ये परिभाषा मोटे रूप से ध्यान में रखती है कि यहाँ कोई वर्ण भी हो सकता है, कोई अक्षर भी हो सकता है और ध्वनि भी हो सकती है। अब इस परिभाषा को क्या ये उदाहरण पूर्ण रूप से परिभाषित कर रहे हैं? देखते हैं। प्रथम वर्ण के अंत में क्या है? वर्ण है। ये वर्ण है। ठीक बाद अक्षर कह सकते हो क्योंकि इसका टुकड़ा है, लेकिन जब टुकड़े करेंगे क के तो क के साथ में क्या है? अ। प्रथम ध्वनि क्या है? व्यंजन है। प्रथम व्यंजन और अंतिम भी व्यंजन। तो व्यंजन व्यंजन के साथ में व्यंजन संधि होती है। तो इसका क्या हो जाएगा? स त। विकार होगा तो संधि, विकार नहीं होगा तो संधि नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? शतक्रम। शत यानी अच्छा। यहाँ क्या हो रहा है? त का द हो रहा है। फिर ये देखो, प्रथम पद के अंत में शुद्ध व्यंजन है, विशुद्ध व्यंजन है, और ठीक बाद वर्ग का कौन सा वर्ण है? तीसरा वर्ण है, जो कि क्या है? घोष है। तो ये त से संबंधित नियम है। उस नियम के तहत अपन व्यंजन संधि में पढ़ेंगे कि त का क्या हो जाएगा? ज। बाकी यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर भी संधि है। प्रथम पद के अंत में क्या है? हालांकि आप कह सकते हो कि ये एक अक्षर है, लेकिन अक्षर की अंतिम ध्वनि क्या है? ई। ई किस प्रकार की है? छोटी, फिर बड़ी, और ये मिलकर के दीर्घ ई में विकार हो जाता है। तो यहाँ विकार होगा और नया शब्द बनेगा गिरीश। गिरीश, गिरी पर्वत, ईश भगवान, किसके लिए आएगा? हिमालय के लिए। प्रथम पद के अंत में ई, दूसरे पद के प्रारंभ में आ। कौन मिल रहे हैं आपस में? स्वर। ई और आ। क्या है? तीन वर्णों को ध्यान में रखते हुए, तीन ध्वनियों को ध्यान में रखते हुए देखें तो दोनों ही क्या है? स्वर। तो कौन सी संधि हो जाएगी? हाँ, यण स्वर। आपने तो यण ही बता दिया, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप स्वर बताओ। स्वर संधि का एक यहाँ भेद है। तो ई का यहाँ क्या हो जाएगा? य, और त हलंत, ई का य भी हलंत रहेगा, लेकिन मिलने वाले स्वर की मात्रा यहाँ लग जाएगी। फिर शेष पद यथावत। तो ये यण स्वर संधि का एक उदाहरण है। फिर ये लिखा हुआ है
प्रथम पद के अंत में क्या है? अच्छा, ध्यान रख देते हैं। ये प्रथम पद के अंत में विसर्ग ध्वनि है, ठीक बाद में व्यंजन ध्वनि है या व्यंजन ध्वनि है। तो अब क्या हो जाएगा? विसर्ग का र कर दो। अगर सामने वाला स्वर है तो र में स्वर की मात्रा लग जाएगी, नहीं तो स्वर हलंत में मिलने वाले वर्ण के ऊपर लग जाएगा। तो ये कुल मिला के आप देख रहे हो जो 46 ध्वनियाँ हैं, इनका परस्पर कहीं न कहीं मेल हो रहा है। तो यही परिभाषा थी और परिभाषा को ये उदाहरण पूर्ण रूप से प्रमाणित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अपन संधि की बात की। संधि की सबसे पहले आप ये लिखें, संधि शब्द का निर्माण। संधि शब्द शम दंध धी से बना है। यहाँ से सवाल एक आधा कॉन्सेप्ट लेवल का आ सकता है कि संधि के संबंध में गलत क्या है। तो संधि शब्द शम दंध धी से बना है। फिर आगे लिखें, आगे लिखे इन दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ। सम का अर्थ अच्छी तरह से, धी का अर्थ लिखो रखना, किसको रखेंगे? पता ही है, वर्णों को, ध्वनियों को या अक्षरों को। तो संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है वर्णों, अक्षरों या ध्वनियों को परस्पर अच्छी तरह से रखना। संधि का अर्थ जोड़, मेल, समझौता। ये समझौते होंगे कैसे होंगे? सशर्त होंगे। इसमें शर्त सहित समझौते होंगे, सशर्त जिसको कहते हैं। ये सशर्त लिखा हुआ ये भी एक यौगिक प्रक्रिया के तहत ही बना है। संयोग एक संधि है, संयोग है, स उपसर्ग शर्त। संधि का अर्थ जोड़, मेल या समझौता। संधि का विपरीतार्थक विग्रह। हो गया? ये परिभाषा लिखें, ये भी लिख दीजिए आप। और भी इसके कई उदाहरण हो सकते हैं, जैसे ये दो रूट शब्द है, इसमें क्या हुआ है? संयोग संधि।
संयोग। दो से अधिक भी रूट शब्द मिल सकते हैं। स्वयंभूदे, स्वयंभूदे, तो इसको आप अलग अलग कर सकते हो। इसमें संधि भी हुई है और संयोग भी हुआ है। मतलब इसमें उपसर्ग जब संधि के नियम के तहत जुड़ा हुआ है, उपसर्ग में संधि का नियम काम कर रहा है, तो वहाँ संधि से के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। तो एक नोट करें, उसके बाद में इस शब्द का विश्लेषण करना आपके अनुरूप कि इसमें उपसर्ग है तो कौन सा है, मूल शब्द क्या है, पहले आप ये नोट कर लें। जिसने कर दिया है, इसमें कौन सी संधि आप पहचान कर सकते हो? व्यंजन संधि हो रही है, नहीं हो रही है? मुझे नहीं लगता कि व्यंजन पूर्ण रूप से हो रही है। क्या इसमें उपसर्ग है? उपसर्ग है, उपसर्ग है, गौण उपसर्ग है संस्कृत का स्वयं, और उसके बाद में मूल शब्द है भू। फिर भू के साथ में एक शब्द और है उदय, तो यहाँ संधि हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि, स्वयंभू धन उदय। उदय को आप अलग कर सकते हो। उदय में भी कहीं कहीं किताबों में लिखा हुआ मिलता है। क्या कोई पहचान हो रही है? इसमें भी तोड़ सकते हो इसको, कोशिश करोगे तो। जहां वर्ग का तीसरा नियम दिया हुआ है उत धन अय हो जाएगा, तो यहां पर भी संधि है एक हिसाब से, उत धन अय उदय। क्योंकि अय शब्द अपने आप में, ये दोनों ही जब टुकड़े हो जाएंगे तो शब्दांश हो जाएंगे। अय का मतलब चलने वाला हो जाएगा, उत उदय। ये नोट हो गया।
अब संधि की एक और परिभाषा नोट करें आप। दो वर्णों अक्षरों ध्वनियों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन, बदलाव। जो बदलाव होता है वो बदलाव ही संधि की पहचान है। कहीं बदलाव ऊ हो रहा है, कहीं आ हो रहा है, कहीं ई हो रहा है, कहीं आधा वर्ण य हो रहा है, व र अय आय औ ओ हो रहा है। ये अपन देखेंगे। सारी जो बदलाव ही संधि को पहचान करने का मुख्य आधार है। चलो उदाहरण नोट करें। नहीं हो रहा ये। अब ठीक है, आप कर लीजिए। लिखने की आवश्यकता नहीं है इनकी। आप सीधा सत धन कर्म सदकर्म लिख दीजिए, सजन लिख दीजिए। या आप लिख सकते हो कि ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। इस प्रकार से परिभाषा के बाद में अपन बात आती है संधि के प्रकार या भेद। एग्जाम में दो प्रकार का सवाल आता है, एक तो स्वर संधि के भेद और एक संधि के भेद। तो दोनों का उत्तर अलग अलग है। स्वर संधि के 5 भेद है और संधि के 3 भेद है। ये बहुत सरल सवाल आता, आसान सवाल, लेकिन जल्दबाजी में गलत हो सकता है।
अब ये जो संधि युक्त पद है इनको आप पहचान भी कर सकते हो कि यह व्यंजन संधि का क्यों है, क्योंकि इसमें व्यंजन हल अवस्था में दिया गया है। ये भी व्यंजन संधि का क्यों है, क्योंकि व्यंजन हल अवस्था में दिया गया है। फिर ये बड़ी ई की मात्रा है, दीर्घ स्वर संधि की पहचान है। य से पहले आधा वर्ण है, यण स्वर संधि की पहचान है। र प्राय प्राय अगर र हलंत अवस्था में है या स्वर युक्त है तो वह विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। तो ये आपको थोड़ा मानस में ध्यान रखना पड़ेगा, पहचान कैसे है। तो सीधी सी बात है, आधा वर्ण है, शुद्ध व्यंजन है, तो वो तो व्यंजन संधि का ही उदाहरण होगा। शर्त क्या है, सार्थक टुकड़े वहाँ से होने चाहिए। कभी कभार जैसे सत्याग्रह है, अब इसमें आप कहोगे सर आपने तो बोल दिया कि ये आधा वर्ण दिया हुआ है, अब हम तो वही करेंगे, तो ये बेवकूफ़ी होगी, ऐसे नहीं करना है। क्योंकि अगर यहाँ त आधा है लेकिन उसके बाद में अगर सार्थक नहीं बन रहा है तो यहाँ नहीं, तो यहाँ सार्थक तो बनेगा यहाँ से सत्य धन आग्रह। तो ये दूसरा दृष्टिकोण भी आपको सक्रिय रखना है कि सार्थक बन रहा है या नहीं है, तो प्राय प्राय पहचान में आ जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद करने का तरीका क्या होता है, ध्यान दीजिए कि कोई भी पद दिया हुआ है तो उसको संधि विच्छेद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है पहचान, दिए हुए पद की पहचान करें, दिए हुए पद की पहचान। पहचान होने के बाद में दूसरा है जहां पर संधि हुई है वहां से पदों को क्या करना है, तोड़कर अलग करना। तो अलग करें, अलग करने के बाद में पहचान हो गई, अलग कर दिए। अब जो कितने दोनों पदों को क्या बना ले, दोनों पदों को सार्थक बना ले, तब संधि विच्छेद हो जाएगा। तो संधि विच्छेद की जो परिभाषा है वो है संधि युक्त पदों को पुनः मूल रूप में लाना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। जब ये प्रक्रिया आप पूर्ण करते हो तब आपको 3 चरणों से गुजरना होता है। सबसे पहले पहचान, फिर वहाँ से पद को तोड़कर अलग करना, फिर दोनों पदों को सार्थक बनाना। प्रथम पद को कैसे बनाएंगे, जो भी परिवर्तन करना है, मात्रा, लघु या दीर्घ जो भी करना है, और दूसरे को भी इस प्रकार से। जैसे आप देख, एक दो उदाहरण अपन ले सकते हैं कि जैसे उज्ज्वल, तो यहाँ पहचान की ज हलंत अवस्था में है, तो फिर ज का क्या कर दिया, त सार्थक बनाया, फिर यहाँ से पद को तोड़कर अलग किया, फिर शेष पद सार्थक इस प्रकार से बन जाएगा। फिर जैसे महात्मा है, यहाँ पहचान की आ की मात्रा है, हाँ महा सार्थक बनाया, अ या आ से बन गया, फिर दूसरा पद भी सार्थक आ से बन गया। इस प्रकार से पहले पहचान, फिर वहाँ से पद को तोड़कर अलग करना, फिर प्रथम और द्वितीय पद को क्या बनाना, सार्थक बनाना। ये प्रत्येक संधि में अपन साथ साथ में लेंगे संधि विच्छेद करने का तरीका। तो ये नोट कर दीजिए, कल अपन संधि के प्रकार की बात करेंगे।